हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। तो आज हम बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन पहले तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे हम, फिर उसमें हम पढ़ेंगे उसके टाइप जो होते हैं बायो अवेलेबिलिटी के, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये स्टडी करते हैं, क्यों परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके मेथड ऑफ कि मतलब किस मेथड से हम बायो अवेलेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है। तो जो बायोबिलिटी होती है वो एक ऐसा टर्म है, नाम ही है ना बायो अवेलेबल। दैट मीन्स एक ऐसा टर्म है, इससे हम क्या करते हैं, रेट एंड एक्सटेंट निकालते हैं ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म। मतलब हम रेट और एक्सटेंट, रेट निकालेंगे और साथ में एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब अमाउंट, किस रेट से किस एक्सटेंट मतलब किस अमाउंट से हमारा जो है जो भी अनचेंज ड्रग थी उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके खुद के डोजेस फॉर्म से कितना उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। रेट और एक्सटेंट निकालते हैं, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमें निकालना है बेसिकली। तो देखिए बायोबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट रूट से बायोबिलिटी निकाली जाती है। जो रूट्स होते हैं वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग जो होते हैं वो हमारी बायोबिलिटी को मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं। तो एक ये हमने एक ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर से क्या होता है, हमारा बायोबिलिटी का जो भी दिखाया गया है, हमने किस हिसाब से बायोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, उसकी कम होगी, फिर कम होगी, हम वो एक आपको ऑर्डर में दिखा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी होती है पैरेंटल की, क्योंकि क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको ब्लड में इंजेक्ट करते हैं पैरेंटल को, इसीलिए उसकी बायोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसको हम ये कह सकते हैं 100% होता है। जो पैरेंटल्स होते हैं, जो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं, वो IV प्रिपरेशंस होती हैं, उनकी बायोबिलिटी 100% होती हैं। उसके बाद पैरेंटल के बाद हमारी आती है ओरल की, ओरल के बाद आती है रेक्टल रूट की, रेक्टल के बाद आती है टॉपिकल की। तो ये हमारा बायोबिलिटी का सीक्वेंस है। अगर आपसे पूछा जाए बायोबिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम किसकी होती है, 100% बायोबिलिटी किसकी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैरेंटल रूट की होती है, दैट इज़ IV रूट की हो सकती है। इस रूट की 100% बायोबिलिटी होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, इसलिए। तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट बायोबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव बायोबिलिटी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक रेफरेंस, मतलब हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी सिस्टमिक अवेलेबिलिटी जो भी ड्रग की हो रही है, जो हमने ड्रग को अपना एडमिनिस्टर किया है, जिसकी हमें अवेलेबिलिटी मतलब बायोबिलिटी निकालनी है, उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ में, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो IV रूट से ली गई है उससे, इससे हम क्या करें, अपनी वाली ड्रग को जो हमने ओरली ली है उसको कंपेयर कर रहे हैं। इसी को ही एब्सोल्यूट बायोबिलिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एक हमने स्टैंडर्ड बना लिया। स्टैंडर्ड मतलब हमने IV को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया, क्यों, क्योंकि उसकी 100% बायोबिलिटी होती है, इसलिए हमने IV को एज अ स्टैंडर्ड ले लिया गया। उसके कंपेरेटिवली हम क्या करते हैं, अपने जो भी रूट के थ्रू हम ड्रग को ले रहे हैं, जिसकी बायोबिलिटी निकालनी है, उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आगे बात करते हैं रिलेटिव बायोबिलिटी। तो रिलेटिव बायोबिलिटी क्या होती है, जब हम सिस्टमिक बायोबिलिटी अपनी ड्रग की जो हमने ओरली ली है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं कि इसके साथ ओरल स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग, मतलब ओरल स्टैंडर्ड, उसी ओरल स्टैंडर्ड को ही हमने, देखिए मान लिया हमें बायोबिलिटी जो है ओरल की निकालनी है, ठीक। तो हमने अपनी ड्रग को जो ओरली लिया उसकी बायोबिलिटी हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे अपनी ही जो ओरल पे ही उस ओरल स्टैंडर्ड के साथ में, दूसरी स्टैंडर्ड सी ओरल रूट की स्टैंडर्ड ड्रग के साथ में, सेम ड्रग के साथ में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। रिलेट करना है ना, मतलब सेम रूट लेके हम क्या करते हैं, अपने ड्रग को कंपेयर करते हैं। ये होता है रिलेटिव या कंपैरेबल बायोबिलिटी, हम इसको कह सकते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये होती है। एब्सोल्यूट में हम IV से कर रहे हैं, रिलेटिव मतलब सेम जो हमारी रूट है उसके ड्रग के साथ में हम क्या करें, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये तो आपको बताया हमने कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या था। एब्सोल्यूट रिलेटिव का देखिए हम फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए एब्सोल्यूट बायोबिलिटी, इसको मैथ से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू AUC एक्स्ट्रावेस्कुलर अपॉन में AUC इंट्रावेस्कुलर इनटू डोज इंट्रावेंट्रिकुलर और अपॉन में डोज एक्स्ट्रावेस्कुलर। हमने देखिए डोज को ऊपर नीचे कर देते हैं, बाकी ये है। अगर रिलेटिव में निकालना है तो देखो AUC मट एक्स्ट्रावेस्कुलर 1 अपॉन में AUC एक्स्ट्रावेस्कुलर सेकेंड इंटू डोज एक्स्ट्रावेस्कुलर 2 और अपॉन में डोज एक्स्ट्रावेस्कुलर 1। ये हमारा रिलेटिव बायोबिलिटी हम निकाल लें इसके थ्रू। चलिए ये तो बात हो गई रिलेटिव की और एब्सोल्यूट की। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमने आपको देखिए एक चार्ट फॉर्म दिखा रहे हैं। इस चार्ट फॉर्म में हम आपको ये दिखा रहे हैं कौन सा रूट था, उसका बायोबिलिटी कितनी है और क्या कैरेक्टर है। तो देखिए हमने IV बताया था ना, तो IV की देखिए हम पहले बता चुके हैं कि उसकी बायोबिलिटी 100% होती है। ये डिफाइन किया गया, डेफिनेशन में दिया है। उसका कैरेक्टर क्या हो रहा है, बहुत ही रैपिडली ऑनसेट हमारा उसका एब्जॉर्प्शन होगा।
इंट्रामस्कुलर क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू अगर हम लेते हैं तो उसका 75 से 100 लार्ज वॉल्यूम ऑफ्टन फिसाइलेबल भी होता है। ये हम ये कह सकते हैं कि 75 से 100 लार्ज वॉल्यूम होता है बायोबिलिटी केस में। इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये मे बी पेनफुल, क्योंकि अगर हम आई में लेते हैं तो वो पेनफुल तो होगा ही, हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। सबक्यूटेनियस रूट नेक्स्ट है। सबक्यूटेनियस रूट में भी हम 75 से 100 लेकिन स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं दैन द 1 मोलर, 1 मोलर से भी कम। 75 से 100 है लेकिन लार्ज स्मॉल वॉल्यूम दैन 1 मोलर। कैरेक्टरिस्टिक में ये भी पेनफुल होता है, सबक्यूटेनियस रूट भी हमारा पेनफुल है। आगे बात करते हैं हम ओरल की। ओरल में देखिए 5 से लेस देन 100 मोस्ट कन्वीनियंट ये यूज़ किया जाता है। इसमें जो होता है फर्स्ट पास इफेक्ट में भी सिग्निफिकेंट, इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है वो सिग्निफिकेंटली पाया जाता है ओरल के केस में। ओरल के बाद रेक्टल आता है। रेक्टल में 30 से 32 लेस देन 100 होता है हमारा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसका जो फर्स्ट पास होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल। ओरल के कंपेरेटिवली इनका जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है वो कम होता है। आगे बात करते हैं इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में भी हम बता रहे हैं बायोबिलिटी 5 टू लेस देन 100 है हमारा। कैरेक्टरिस्टिक में ऑफ्टन वेरी रैपिड ऑनसेट आता है इनका। ये तो हमने देखिए अपने शॉर्ट फॉर्म में दिखा दिया था रूट बायोबिलिटी और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो बताया। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोबिलिटी स्टडी। हम ये जो स्टडी कंडक्ट करा रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या एम है हमारा। तो देखिए अगर हमें क्या करना है, कोई भी प्राइमरी स्टेजेस होती है, ये जो हमारी बायोबिलिटी स्टडीज़ होती हैं दैट इज़ अ प्राइमरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सूटेबल डोजेस फॉर्म और न्यू ड्रग एंटिटी। कोई भी नई ड्रग एंटिटीज़ हैं उनके लिए क्या होता है, अगर हमें प्राइमरी स्टेज में क्या करते हैं हम उसकी बायोबिलिटी ही निकालते हैं। अगर कोई भी न्यू ड्रग है, न्यू ड्रग एंटिटी हमें पाई गई है, हमें डेवलप की है, तो उसके लिए प्राइमरी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम बायोबिलिटी स्टडी के थ्रू उसका आगे फर्दर कंडक्ट करा सकते हैं स्टडीज़। या हम नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि क्यों कोई भी न्यू फॉर्मुलेशन है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग, जो पहले से एग्जिस्ट करती है ड्रग उसकी हमें अगर नई नई फॉर्मुलेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए भी बायोबिलिटी स्टडीज़ करना ज़रूरी है, कंडक्ट कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यूज़फुल इन डिटरमाइनिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट। कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए या पता करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट कराते हैं। आगे ये बात कर रहे हैं हम कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट। कोई भी ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो भी अर्ली स्टेजेस होती है ना, मार्केटिंग के अर्ली स्टेजेस में कोई भी ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए या हमें ये देखने के लिए कि क्या क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, प्रोसेसिंग फैक्टर, स्टोरेज का, स्टेबिलिटी का, इन सब का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है ड्रग एब्जॉर्प्शन पे, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बायोबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट कराते हैं अगर हमें ये सब चीज़ें पता करनी है तो। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें क्या करना है, सोच लीजिए जैसे कि हमें कोई भी कंपैरिजन करना है ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम अ डिफरेंट डोजेज फॉर्म या फ्रॉम द सेम डोजेज फॉर्म। मान लीजिए हमें क्या करना है, अवेलेबिलिटी कोई भी ड्रग है उसकी अवेलेबिलिटी को कंपैरिजन करना है। हम कंपेयर कर सकते हैं कोई भी, मान लीजिए वो 2 डिफरेंट डोजेज फॉर्म हो या तो सेम डोजेज फॉर्म हो लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरर अलग अलग हो, तो उनके बीच में हम ड्रग की अवेलेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ये भी हमारा बायोबिलिटी का भी एक ऑब्जेक्टिव ही है, एक कंडक्ट कराने का, क्यों कंडक्ट करा रहे हैं हम इसको। तो देखिए ये सब तो हो गए, आपके ऑब्जेक्टिव की बात हो गई। आगे हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं इसके मैथड्स की बात करते हैं। तो किन किन मैथड से हम बायोबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। बेसिकली 2 मेथड होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक मेथड होता है, फार्माकोडायनेमिक मेथड होते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ करते हैं हम, और दूसरा होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज़ की जाती हैं। फार्माकोडायनेमिक में क्या करते हैं, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस निकालते हैं या थेरेपेटिक रिस्पांस भी निकालते हैं, ये दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स में क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो बहुत ही वाइडली यूज होता है, बेस्ड असम्पशंस हैं इसमें। बेसिकली देखिए नामी है फार्माकोकाइनेटिक मेथड, तो इसमें क्या करेंगे हम, फार्माकोकाइनेटिक जो भी प्रोफाइल होती है उसके बेसिस पे असम्पशंस करते हैं। जो भी हमारे फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल आएगी वो डायरेक्टली क्या करेगी, थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ अ ड्रग को रिफ्लेक्ट आउट करेगी, पता करने में इफेक्ट। हाँ, जैसी हमारी देखिए वो आपका प्रोफाइल आएगी काइनेटिक प्रोफाइल, वैसे ही हमारी थेरेपेटिक एफिकेसी होगी ड्रग की। अब काइनेटिक के अंदर भी हमारे वो होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक के अंदर भी हमने बताया था आपको प्लाज्मा लेवल वाला। तो प्लाज्मा लेवल टाइम पर स्टडीज़ क्या होती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का ह्यूमन बायोबिलिटी स्टडी है। प्लाज्मा लेवल से हम निकालते हैं जो भी बायोबिलिटी, इसका मेनली किस बेसिस पे असम्पशन से बेस करती है जो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़। ये बेसिकली असम्पशंस इनका ये है कि हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन ब्लड में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसकी
या जो भी प्लाज्मा है उसकी, और जो कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे ड्रग को ऐड करना है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन, और जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में है, वो दोनों के बीच में क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। इस अजम्पशन पे ये हमारी जो मेथड है वो बेस्ड अपॉन है। देखिए हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ये जो हमारा मेथड है वो बेसिकली इस असम्पशन में बेस करता है कि हमारी एक रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन ब्लड या प्लाज्मा बोल सकते हो, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपनी ड्रग को, जो भी सिंगल डोज हमें ड्रग थी उसको देना है, एडमिनिस्टर कराना है मेडिकेशन को। ब्लड सैंपल को हमें क्या करना है, डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरवल पे उसको निकालते रहना है, और हमें ड्रग कंटेंट को एनालाइज कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, हमें प्रोफाइल कंडक्ट बनानी है, जिसमें क्या होगा, हमें कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दिखाना है, ब्लड में क्या थी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरवल, जब हमारे सैंपल लिए गए ना तो उस टाइम पे हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या थी ब्लड में, वो हमें एक प्रोफाइल के थ्रू मिल जाएगी। तो बायबिलिटी मतलब जो रेट एंड एक्सटेंट हो गया अब्सॉर्प्शन का, उसको निकालने के लिए हमारे बेसिकली 3 पैरामीटर हम निकालते हैं। पहला Cmax निकालेंगे, जो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालते हैं हम, दूसरा Tmax निकालते हैं, और AUC निकालते हैं। ये तीनों पैरामीटर हम निकालते हैं। अगर हमें क्या करना है, AUC मेज़र करना, तो AUC मेज़र करने के लिए देखिए हमारा क्या, देखिए Cmax तो आप सिंपल निकाल लोगे, उसमें से जो मैक्सिमम पीक कंसंट्रेशन होगी, Tmax पे निकल आएगा कि किस टाइम पे हमारा था। AUC निकालने का मेथड्स होते हैं, तो AUC निकालने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, पहला मेथड है हमारा ट्रिपज़ॉइडल मेथड। ट्रिपज़ॉइडल मेथड में क्या होता है, बहुत ही कॉमन मेथड है AUC एस्टिमेट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व था उसको डिफरेंट ट्रिपज़ॉइड्स में उसको तोड़ लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे ट्रोपोसाइट्स को, जितने भी ट्रोपोसाइट हमने उसको डिवाइड किए वो उसको काउंट कर लेंगे, फिर इसका हर एक ट्रोपोसाइट का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जो हमने ट्रोपोसाइट्स का एरिया निकाला, जो टोटल एरिया होगा ट्रोपोसाइट्स का, मतलब जितने भी ट्रोपोसाइट्स को हमने डिवाइड किया उन सबका पर्टिकुलर अलग अलग एरिया निकाल लेंगे और सबको ऐड अप कर देंगे। जो टोटल एरिया होगा ट्रोपोसाइट का, वो हमारा एरिया अंडर द कर्व होगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा ट्रोपोसॉइड्स होते हैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ये हमें पता होना चाहिए कि जितने ज़्यादा ट्रोपोसॉइड्स आपका डिवाइड करोगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। अब जो एरिया होता है एक ट्रोपोसॉइड का, जिसका टाइम T1 T2 है, उसको निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है C1 + C2 ब्रैकेट में T2 - T1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूले के थ्रू हम ट्रोपोसॉइड्स का एरिया निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पहला मेथड, आपका ट्रोपोसॉइडल मेथड। दूसरा होता है कट एंड वेट मेथड। तो कट एंड वेट मेथड में हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन प्लॉट बनाते हैं, किसके भी में, कटिंग स्क्वायर ऑफ ग्राफ। जो भी हमने देखिए पीक प्लाज्मा वाला जो ग्राफ, तो जो हमारा पूरा तैयार हो गया था प्रोफाइल, उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो अपना एक सिंपली वे में हम क्या करेंगे, अपना कट एंड वेट, नाम ही है कट एंड वेट। तो पहले हमने ग्राफ लिया पूरे पेपर को, उसको हमने वेट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो ग्राफ था, जितने पे हमारा कर्व आया था उस कर्व को कट करेंगे और उसको वेट कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, सैम्पल कर्व, इस जो भी कट किया उसको वेट रिकॉर्ड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू एरिया ऑफ सैम्पल जो होगा ऑफ ग्राफ इज़ फाउंड, हमें एरिया जो होगा सैम्पल का वो मिल जाएगा। हमें देखो पहले सिंपल पूरे उसका जो है वो निकालना है एरिया, फिर हमने जो कर्व कट कर लिया उसका एरिया निकालना, फिर इंटरपोलेशन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, एरिया जो सैम्पल का होगा ग्राफ का वो निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड हमारा होता है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर में क्या होता है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एरिया को हम मेज़र करते हैं, आउटलाइन ऑफ कर्व को ट्रेसिंग आउट करके, आउटलाइन ऑफ कर्व जो है उनको ट्रेस आउट करके हम एरिया निकालते हैं। इसका देखिए डिसएडवांटेज अगर देखा जाए तो ये है कि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल होता है, ह्यूमन एरर हो सकते हैं क्योंकि ह्यूमन ऑपरेट कर रहा है इसको। अब नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड इज़ अ काउंट द स्क्वायर। तो काउंट द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जो भी स्क्वायर हैं जो भी हमारे कर्व के अंदर हैं उसको हम काउंट करेंगे। जो भी आपका कर्व था ना, जो प्लाज्मा वाला, उसके अंदर जितने भी आ रहे हैं ग्राफ में, अंदर जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, हर स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। उसको हम क्या करते हैं, वही हमारे एरिया अंडर द कर्व होगा। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट इंटू विड्थ होगा, क्योंकि स्क्वायर है, हाइट इंटू विड्थ से हम उसका एरिया निकालेंगे और जो भी होगा उसका पूरा एरिया को सम अप करके ये हमारा एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा यूनिटरी एक्सक्रीशन स्टडीज़। जो देखिए पहला पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्टडीज़ था, दूसरा होता है यूनिटरी एक्सक्रीशन स्टडीज़। तो यूनिटरी एक्सक्रीशन स्टडीज़ में क्या करते हैं, यूनिटरी एक्सक्रीशन ऑफ अनचेंज ड्रग। जो भी जितना भी अनचेंज ड्रग था उसका जो भी
यूरिनरी थी वो अनएक्सक्रीट हो गई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। देखिए जो भी हमारा इसमें ये बोल रहे हैं कि जो यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा अनचेंज ड्रग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का। देखिए आपका जितना भी ड्रग्स होती हैं कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती हैं वो एक्सक्रीट आउट हो ही जाती हैं। एटलीस्ट मान लो 10 से 20% भी अगर मान लो ड्रग एक्सक्रीट आउट हो गई यूरिन के थ्रू तो उससे भी हम वायबिलिटी को एस्टिमेट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने थायराइड डायरेटिक्स ले लिया, सल्फोनामाइड्स ले लिए, इनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो मेथड होता है हमारा बहुत ही इसको यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक जो भी और दी गई हैं जब उनकी कमी होती है, जब वह चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ड्रग कंसंट्रेशन को मेज़र अप करने के लिए। दूसरी बात है कि ये नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, मतलब काट पाट या कोई कट वट नहीं करना है, कोई पेशेंट को हार्म नहीं होगा तो पेशेंट कंप्लायंसेस भी बहुत बेटर होती हैं। अब ये जो यूनिट एक्सक्रीशन मेथड होता है इसके थ्रू हम 3 पैरामीटर के थ्रू ये निकाल सकते हैं। पहला मेथड है dxu/dt मैक्स, सेकेंड है du मैक्स हो गया और थर्ड है xu इन्फिनिट। इस तीन हम पैरामीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं यूनिट एक्सक्रीशन वाला निकाल सकते हैं। ये तो हो गए हमारे फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स। अब दूसरा था ना फार्माकोडायनेमिक, तो डायनेमिक के अंदर भी फर्दर मेथड्स हैं। पहला इसके अंदर है एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेथड। तो एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेथड क्या कहता है, अगर जो भी वायबिलिटी जो भी हम मेज़र अप कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक मेथड के थ्रू अगर वो डिफ़िकल्ट है, मतलब हम फार्माकोकाइनेटिक मेथड के थ्रू वायबिलिटी को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं एक्यूट फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होते हैं इफेक्ट होते हैं लाइक इफेक्ट ऑफ प्यूपल हम देख सकते हैं, प्यूपल का डायमीटर पे जो इफेक्ट आ रहा है, ईसीजी ईईजी रीडिंग, इन सब के थ्रू जो होता है इन सब का रिलेट कर सकते हैं टाइम कोर्स ऑफ ड्रग के साथ में। मतलब अगर हमें वायबिलिटी निकालनी है काइनेटिक के थ्रू नहीं निकल पा रही फार्माकोकाइनेटिक मेथड के थ्रू तो हम एक एक्यूट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जैसे कि इफेक्ट ऑफ प्यूपल डायमीटर, ईईजी ईसीजी रीडिंग, उनको हम क्या कर सकते हैं टाइम कोर्स ऑफ ड्रग के साथ रिलेट करके वायबिलिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वायबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट थे, यही जो एक्यूट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट था उनको और टाइम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एक ग्राफ निकल आएगा, उस ग्राफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं वायबिलिटी को एस्टिमेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट टेंड टू मोर वेरिएबल। सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल मेथड है। और दूसरा है कि जो ऑब्जर्व रिस्पॉन्स हो सकता है वो हमारा जो भी आपका रिस्पॉन्स आया इसमें वो हो सकता है कि जो भी एक्टिव मेटाबॉलाइट्स थे उनकी वजह से भी आया, ठीक है, या तो जिनकी कंसंट्रेशन इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पैरेंट ड्रग, जिसकी कंसंट्रेशन हमारे जो पैरेंट ड्रग थी उसकी कंसंट्रेशन के बराबर नहीं थी, तो इससे क्या होता है फ्लक्चुएशन आ सकती है, हमारे जो भी रीडिंग्स हैं जिनमें भी ग्राफ में फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो ये डिसएडवांटेज है हमारा इस मैथड का। एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मेथड हो गया। दूसरा हमारा है थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मेथड। तो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स मेथड क्या कहता है, ये मेथड हमारा बेसिकली बेस्ड रहता है कि इसमें ऑब्जर्व करते हैं क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग फॉर्मुलेशन। हम जो भी क्लिनिकल रिस्पॉन्स होता है कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन के क्लिनिकल रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने किसको दिया है, एक पेशेंट को दिया जिसके में डिजीज़ प्रॉब्लम। मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसमें क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ड्रग फॉर्मुलेशन का, और वो ड्रग फॉर्मुलेशन हमने किसको दिया है, एक ऐसे पेशेंट में दिया है जिसके अंदर बीमारी है, जिसके अंदर डिजीज़ कंडीशन है। तो ये हमारा क्या होता है थेरेपेटिक रिस्पॉन्स के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम अपना वायबिलिटी को आगे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।